उसके बाद टॉपिक शुरू करना है ना। ये टाइट्रेशन का टॉपिक है हमारे पास। दो एक डायग्राम्स मैंने ज़रा निकाल के रखी हुई हैं आप लोगों के लिए। पहले ज़रा समझ लेना कि करना क्या होता है इसमें, फिर उसके बाद थ्योरी पे आते हैं। टाइट्रेशन का जो एक्सपेरिमेंट है ना, इसमें आपने एक आपके पास एक ऐसा सोल्यूशन होगा। एक ऐसा सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन कब बनता है? जब एक सोल्यूट आप सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं। बट आपको ये नहीं पता कि इस वॉल्यूम फॉर एग्जाम्पल 25 cm³ ऑफ सोल्यूशन के अंदर आपने उस सोल्यूट कितना डिजोल्व किया, यानी इसकी आपको कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता। ठीक है, एक ऐसा सोल्यूशन है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको नहीं पता। ठीक है, तो अननोन कॉन्सेंट्रेशन वाले सोल्यूशन की अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी हो, टाइट्रेशन में आप क्या करते हो? एक ऐसा सोल्यूशन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन अननोन है, उसको फाइंड करने के लिए आप एक और सोल्यूशन यूज करते हैं जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, जिसकी नोन कॉन्सेंट्रेशन होती है। ठीक है, तो एक सोल्यूशन नंबर बी बोल देते हैं इसको। एक सोल्यूशन है जो कि नोन कॉन्सेंट्रेशन वाला सोल्यूशन है, उसको यूज करेंगे और इस अननोन कॉन्सेंट्रेशन वाले सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करेंगे कि इसकी क्या कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, यानी इसके अंदर सोल्यूट इस 25 cm³ के अंदर कितना डिजोल्व हुआ है, वो फाइंड आउट करने के लिए आप एक और सोल्यूशन यूज करेंगे जिससे जिसकी कॉन्सेंट्रेशन नोन होगी और आपको पता होगा कि किस चीज का सोल्यूशन है। ठीक है ना, उसके थ्रू हम फाइंड करेंगे। तो हमारे पास नॉन कॉन्सेंट्रेशन वाला सोल्यूशन जो है हम वो यूज करके क्या करेंगे? कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करेंगे। अब आपने क्या याद रखना है कि जो सोल्यूशन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन अननोन होती है, जो सोल्यूशन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन अननोन होती है, अननोन कॉन्सेंट्रेशन वाला सोल्यूशन, उसको हम हमेशा एक कॉनिकल फ्लास्क में लेते हैं जो नीचे आपके पास बनी हुई है। ठीक है, यानी इस कॉन्सेंट जो सा सोल्यूशन इस कॉनिकल फ्लास्क में पड़ा हुआ है ना, इस सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन इज अननोन। इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें नहीं पता कि कितनी है, बट इसका वॉल्यूम आपको पता होता है कि आपने इसका वॉल्यूम कितना लिया है, ये आपको पता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस कॉनिकल फ्लास्क में मैंने इसका 50 cm³ ले लिया, 25 cm³ ले लिया, ये मुझे पता है कि मैंने वॉल्यूम कितना लिया उसका, लेकिन ये नहीं पता उस सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। ठीक है, तो उसको हमेशा हम किधर लेते हैं? अपनी कॉनिकल फ्लास्क में लेते हैं। और फिर इसमें एक ऐसा सोल्यूशन आपने ऊपर से डालना है इस नीचे वाले सोल्यूशन में। अब इसका नाम भी याद रखना है, इसको हम बोलते हैं एनालाइट। ठीक है, इसका एनालिसिस हो रहा है, इसका एनालिसिस करना चाह रहे हैं कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, इसको हम एनालाइट का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये जो एनालाइट है हमेशा हम इसकी नोन अननोन होती है कॉन्सेंट्रेशन, और हमेशा आपने किस में लेना है? इसको अपने कॉनिकल फ्लास्क में लेना है। और अब ऊपर से एक और सोल्यूशन ऐड होगा जिसको हम बोलते हैं टाइट्रेंट। ठीक है, वो आप किस में लेते हैं? इस अपरेटस का नाम है ब्यूरेट। ये जो लंबी सी एक ट्यूब आपने लगाई है, ये एक ब्यूरेट है। इस ब्यूरेट में आपने सेकंड सोल्यूशन लेना है। ये सेकंड सोल्यूशन है ऑफ नोन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ऑफ सेकंड सोल्यूशन है ऑफ नोन कॉन्सेंट्रेशन, और ये होना चाहिए ऑपोजिट इन नेचर। ये होना चाहिए इस एनालाइट के साथ रिएक्ट करना चाहिए इसको। यानी अगर आपने नीचे बेस रखी है तो आप ऊपर एसिड रख लें, नीचे आपने कोई रिड्यूसिंग एजेंट रखा है तो आप ऊपर क्या रख लें? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रख लें। यानी नेचर ऑपोजिट होनी चाहिए इनकी। ठीक है, ताकि आपस में रिएक्शन करें। सही है ना? तो हमारे पास जो हमने सेकंड सोल्यूशन लेना है उसकी नॉन कॉन्सेंट्रेशन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? अपना टाइट्रेंट बोलते हैं। अब आप ऊपर से क्या करोगे? आप यहाँ से जो टैप है, इस टैप को ओपन करेंगे और ड्रॉप वाइज अपना ऊपर वाला सोल्यूशन इस एनालाइट के अंदर क्या करेंगे? ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे। ठीक है, एनालाइट के अंदर ड्रॉप वाइज ऐड करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, और तब तक ऐड करेंगे, या ये वॉल्यूम इधर से क्या होता जाएगा? डिक्रीज करता जाएगा, नीचे आता जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो एडिशन होती जा रही है, नीचे वाले सोल्यूशन में जा रहे हो। तो एक टाइम आएगा जब यहाँ पे आपको एनालाइट के सोल्यूशन में, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले एक ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन था, और जैसे ही टाइट्रेशन मुकम्मल होगी, यानी रिएक्शन कंप्लीट हो गया इन दोनों सोल्यूशंस के दरमियान, आपको एक कलर चेंज नजर आएगा। ठीक है, आपके पास एक कलर चेंज सोल्यूशन में प्रोड्यूस होगा। उस टाइम आपको पता होगा कि अब मैंने फर्दर कोई भी ड्रॉप्स ऑफ टाइट्रेंट सोल्यूशन के अंदर नहीं डालने, रिएक्शन कंप्लीट हो गया, टाइट्रेशन कंप्लीट होगी। ठीक है, तो उस टाइम हम रुक जाएंगे, टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही कलर चेंज आ गया, वो एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन को क्या करता है? एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन को डिनोट करता है कि आपकी टाइट्रेशन यहाँ कंप्लीट हो गई है। अब आपके पास जो जो डाटा है उसको यूज करते हुए आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं एनालाइट की। ठीक है, अब एक और बात याद रखनी है कि एक सोल्यूशन लिया अननोन कॉन्सेंट्रेशन वाला, उसको एज एनालाइट आपने कितने लेना? कॉनिकल फ्लास्क में। ठीक है, और उसमें कॉनिकल फ्लास्क में इसी सोल्यूशन में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर ऐड करने हैं। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग टाइट्रेशन इसी कॉनिकल फ्लास्क में आपने एक दो या तीन ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर ऐड करने हैं। इंडिकेटर का काम ये होगा कि जैसे ही टाइट्रेशन एंड पॉइंट आ गया तो वो कलर चेंज उस टाइम पे शो करेगा। अब वो हो सकता है कि कलरलेस सोल्यूशन था वो पिंक में चला गया, पिंक सोल्यूशन था वो कलरलेस में चला गया, वो डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन कलर चेंज जरूर हमें नजर आएगा, हमें पता लग जाएगा टाइट्रेशन एंड हो गया है, अब ये टैप मैंने क्लोज कर देना है। फर्दर ऊपर से और कुछ सोल्यूशन नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये एंड पॉइंट हमें कैसे पता लगता है? इंडिकेटर से। इंडिकेटर आपने अपने एनालाइट वाले सोल्यूशन में या कॉनिकल फ्लास्क में फ्यू ड्रॉप्स बिफोर स्टार्टिंग टाइट्रेशन आपने उसमें ऐड करने हैं एनालाइट सोल्यूशन में। ठीक है, अब अगला काम क्या है कि अब जब मैंने इंडिकेटर भी ऐड कर दिया कॉनिकल फ्लास्क में, फिर मैंने ऊपर से सोल्यूशन ऐड करना शुरू किया, हमने स्टार्ट स्टार्ट कर दिया अपनी टाइट्रेशन, ऊपर से सोल्यूशन ऐड करना शुरू किया, तो इस सोल्यूशन का जो लेवल है, इस सोल्यूशन का जो लेवल है ब्यूरेट में, वो क्या करता जाएगा? जैसे जैसे नीचे सोल्यूशन ऐड हो रहा है वो ड्रॉप करता जाएगा। तो ये हमारा इनिशियल वॉल्यूम होगा। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ब्यूरेट में कितना था, और फिर आफ्टर एडिशन हमारा फाइनल वॉल्यूम ब्यूरेट में कितना रह गया। ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं, हमारा ये जो डिफरेंस है इनिशियल वॉल्यूम में और फाइनल वॉल्यूम में जो डिफरेंस है, ये हमारा कहलाता है रिक्वायर्ड वॉल्यूम फॉर टाइट्रेशन। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड वॉल्यूम फॉर टाइट्रेशन है, यानी इतना वॉल्यूम आपके टाइट्रेंट का खर्च होगा टू रीच एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन। और ये वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को यूज करते हुए हमने अपनी सारी कैलकुलेशन जो भी हैं स्टोइकोमेट्रिक, उनको कैरी आउट करना है।
ठीक है, अब आपके सिलेबस में भी एसिड बेस्ड टाइट्रेशन ही हम सिर्फ करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक एसिड फॉर एग्जांपल उसकी अननोन कॉन्सेंट्रेशन है, उसको मैं उठा के एनालाइट के तौर पे लूंगा, उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर डाल दूंगा। फिर मैं एक ब्यूरेट लूंगा, उसमें बेस डालूंगा, ऑपोजिट नेचर होनी चाहिए और बेस की कॉन्सेंट्रेशन मुझे पता होनी चाहिए। ठीक है, तो वो ब्यूरेट में पूरा भर लूंगा। ब्यूरेट की वैसे जो कैपेसिटी होती है वो 50 cm³ टोटल उसमें भर सकते हैं आप। वो भरने के बाद अब मैं इसको लगाऊंगा अपने टाइट्रेशन स्टैंड पे। ठीक है, अपने स्टैंड पे लगा के और टैप उधर से खोलूंगा और ड्रॉप वाइज स्लोली एडिशन करनी होती है, एकदम से नहीं पूरा सोल्यूशन में डाल देना। स्लो एडिशन के साथ जैसे ही कलर चेंज आएगा मैं टैप बंद कर दूंगा। ठीक है, तो इनिशियल वॉल्यूम जो भी था उसको नोट आउट किया था मैंने, अब मैं फाइनल वॉल्यूम नोट आउट करूंगा और मैं रिक्वायर्ड वॉल्यूम निकालूंगा कि टोटल वॉल्यूम खर्च कितना हुआ टाइटन का, उसको फर्दर यूज करना है कैलकुलेशन में। ठीक है, तो पूरे टाइट्रेशन में काम यह है कि आपने वो वॉल्यूम फाइंड करना है जिसपे कलर चेंज आ जाता है। ठीक है, तो वॉल्यूम बड़ा इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे ब्यूरेट में आपको फाइनली शो होता है। तो ये पूरा हमारा जो टाइट्रेशन का प्रोसेस है उसकी डायग्राम है। ठीक है, इस वाली डायग्राम को भी देख लो, थोड़ा सा और क्लियर क्लैरिटी के साथ समझ आ जाएगा। अब देखो जो सोल्यूशन था, अब ये हमारे पास बिफोर है, लेफ्ट साइड बिफोर की पिक्चर है, बिफोर स्टार्टिंग टाइट्रेशन, और फिर आपके पास ये है आफ्टर, जब टाइट्रेशन खत्म होगी कलर चेंज आ गया। मुझे कैसे पता लगेगा टाइट्रेशन खत्म हो गया है? कि एनालाइट में जो सोल्यूशन है उसका कलर चेंज आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, बिफोर टाइट्रेशन इसकी एक इनिशियल वॉल्यूम की रीडिंग होती है, इसको हम बोलते हैं इसका इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम की ब्यूरेट में जो सोल्यूशन है उसकी आपको कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, नोन होती है, आपने सिर्फ वॉल्यूम फाइंड करना है कि कितना वॉल्यूम खर्च होता है फॉर कंप्लीट टाइट्रेशन। ठीक है ना, तो हमारे पास जब हम इधर से टैप खोलेंगे, इधर से मैंने टैप खोली, इधर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर आपने डाले थे, इंडिकेटर कोई भी डालते फिनोफ्थलीन होता है, ज्यादातर एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज होता है, इसको फिनोफ्थलीन कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जब जब हमने टैप खोल दी तो हमारे पास जब कलर चेंज हो गया हमने टैप दोबारा बंद कर दी। ठीक है, अब आफ्टर की पिक्चर पे आते हैं, इसकी एक इनिशियल रीडिंग थी जो हम पहले नोट डाउन कर चुके थे। अब फाइनल वॉल्यूम की एक अपनी रीडिंग होगी, ये फाइनल वॉल्यूम है जिस पे एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन आई थी। जब कलर चेंज आ गया था तो वॉल्यूम इतना रह गया ब्यूरेट के अंदर। तो फाइनल रीडिंग और इनिशियल रीडिंग माइनस करेंगे तो हमें पता लगेगा वॉल्यूम जो आपके पास रिएक्टेड वॉल्यूम या रिक्वायर्ड वॉल्यूम कितना था। ठीक है, ये जो टाइट्रेंट है जो ब्यूरेट में लिया था जिसकी कॉन्सेंट्रेशन नोन थी उसका कितना वॉल्यूम खर्च हुआ है फॉर कंप्लीट टाइट्रेशन, वो हम यहाँ से पता करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब ये रिक्वायर्ड वॉल्यूम, ये काम होता है हमारा टाइट्रेशन में फाइंड करना, और कॉन्सेंट्रेशन नोन है कॉन्सेंट्रेशन हमें नोन है। ठीक है, तो ब्यूरेट में जो भी सोल्यूशन है, फॉर एग्जांपल अगर वो NaOH का सोल्यूशन था उसकी कॉन्सेंट्रेशन थी 0.1 मोल पर DM³। ठीक है, ब्यूरेट में जो भी सोल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन नोन होती है, उसको यूज कर रहे होते हैं हम। अब हमें ये भी पता लग गया उसका रिक्वायर्ड वॉल्यूम कितना है, तो फर्ज करो उसका रिक्वायर्ड वॉल्यूम 25 cm³। तो जब आपको किसी चीज की कॉन्सेंट्रेशन पता हो और वॉल्यूम पता हो तो आप क्या निकाल सकते हैं, उसके मोल्स जो रिएक्ट कर रहे हैं वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मुला पढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन DM³। तो अगर हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है और वॉल्यूम इन DM³ है तो हम क्या निकाल सकते हैं, उस सब्सटेंस के मोल्स निकाल सकते हैं कि मोल्स कितने खर्च हुए होंगे। अब यहाँ से जब हम मोल्स निकाल लेंगे ना तो उसके बाद सारा टाइट्रेशन के बाद अब आपकी सारी कैलकुलेशन ऑन पेपर होगी। एक्सपेरिमेंट इधर खत्म हो जाएगा कि जब कलर चेंज आया कंप्लीट टाइट्रेशन होगी। अगर एसिड बेस रिएक्शन है तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन जब होगी है, एसिड और बेस दोनों कंप्लीटली रिएक्ट करके एक दूसरे के साथ न्यूट्रल सोल्यूशन बन चुका है। तो अब आपके पास कितना वॉल्यूम ऑफ टाइटेंट खर्च हुआ है और उस टाइट्रेशन की जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो हमें नोन थी, तो हम उससे एक डाटा निकाल सकते हैं, उसके मोल्स निकाल सकते हैं जो टाइटेंट है उसके। जब वो निकल आएंगे तो फिर हम ये भी पता कर सकते हैं कि नीचे एनालाइट में कितना एनालाइट पड़ा होना चाहिए फॉर कंप्लीट रिएक्शन। ठीक है, वो स्टोइचियोमेट्री भी आ जाता है। क्लियर है इतनी बात? जी सर। हाँ, आगे हूँ। जी जी सर। अच्छा, तो हमने टाइट्रेशन को अगर देखें अब, तो टाइट्रेशन में आपने सबसे पहली बात याद रखनी है कि ये टेक्निक जो है ये हम यूज़ करते हैं टू प्रिपेयर सॉल्युबल सॉल्ट्स। ठीक है, इन लैब। तो टाइट्रेशन इज अ मेथड टू प्रिपेयर सॉल्युबल सॉल्ट्स इन लैब। अभी आपको जब एक रिएक्शन लिख के दिखाऊंगा तो पता लग जाएगा। वैसे टाइट्रेशन किस लिए यूज होती है, टाइट्रेशन इज यूज्ड टू फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन या टू फाइंड द अननोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन यूजिंग another solution of known concentration ऑफ नोन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो बेसिकली टाइट्रेशन इसलिए हम करते हैं कि जो एक ऐसा सोल्यूशन है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन अननोन है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करने के लिए एक और सोल्यूशन यूज किया जाता है जिसकी नोन कॉन्सेंट्रेशन होती है और वो ऑपोजिट होना चाहिए नेचर में। ठीक है, ताकि वो रिएक्शन करें आपस में। अब हमारे सिलेबस में ना एसिड एल्कली टाइट्रेशन है, जिसको हम एसिड बेस टाइट्रेशन भी बोलते हैं। तो एसिड एल्कली टाइट्रेशन, जो एसिड एल्कली टाइट्रेशन है ना, इसमें आपके पास एक एसिडिक सोल्यूशन जो है आप उसको रिएक्ट कराओगे विद एन अल्कलाइन सोल्यूशन। ठीक है, अब इनमें से किसी एक की कॉन्सेंट्रेशन अननोन होगी और दूसरे की नोन होगी। हो सकता है आपके एसिडिक सोल्यूशन था जिसकी अननोन कॉन्सेंट्रेशन थी, तो आप एक अल्कलाइन सोल्यूशन ब्यूरेट में रखेंगे जिसकी नोन कॉन्सेंट्रेशन होगी और उसका रिएक्शन कराएंगे बाय बिफोर प्रीवियसली एडिंग इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर ऐड करने के बाद उसका फिर क्या करोगे, ब्यूरेट से एडिशन शुरू कर दोगे जब तक कलर चेंज नहीं आता। अगर अल्कलाइन सोल्यूशन था जिसकी अननोन कॉन्सेंट्रेशन थी तो ब्यूरेट में एक हम एसिडिक सोल्यूशन ले लेंगे ताकि एसिड बेस रिएक्शन हो जाए और हमें पता लग जाए कि जो बेसिक आपने ब्यूरेट में एसिड लिया ऑफ नॉन कॉन्सेंट्रेशन उसका कितना वॉल्यूम खर्च होगा। ठीक है ना? तो एसिडिक सोल्यूशन और अल्कलाइन सोल्यूशन का हम रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, अब इसमें जो apparatus यूज है वो भी आपको पता होना चाहिए।
एक तो आपने पहले सॉल्यूशंस प्रिपेयर करने होते हैं। ठीक है, आपको पहले जनरली सॉल्यूशंस अपने पास प्रिपेयर करने होते हैं लैब में। ठीक है, उसके लिए हमें एक apparatus है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ये सॉल्यूशंस ऑफ एक्यूरेट या नोन कॉन्सेंट्रेशंस को बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है आपके पास। अब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में और कहीं रीडिंग नहीं होती, एक टॉप पे बिल्कुल इधर एक रीडिंग हो। फॉर एग्जांपल ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क 250 cm क्यूब वाला था। ठीक है, इसमें 100 cm क्यूब भी आता है, 150 भी आता है, 50 भी आता है। लेकिन 250 cm क्यूब वाला वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ज्यादातर हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। सेकंड जो आपके पास है वो एक पिपेट आपको यूज करना है। पिपेट जो है उसके ऊपर यहाँ पे एक आपके पास रबर का बल्ब लगा होता है। ठीक है, और ये किसी भी सोल्यूशन का एक्यूरेट वॉल्यूम मेजर करके आप क्या कर सकते हो, इसको यूज करते हुए ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, पिपेट का काम है एक्यूरेट वॉल्यूम मेजर करना, ताकि हम उसको एक जगह से दूसरी जगह उस सोल्यूशन को क्या कर सकें, ट्रांसफर कर सकें। ठीक है, तो जो स्मॉलेस्ट पिपेट आप यूज कर सकते हो वो है आपके पास फॉर एग्जांपल 5 cm क्यूब वाला भी होता है, 10 cm क्यूब भी होता है, 20 भी होता है, 25 भी होता है। टाइट्रेशन में ओ लेवल में 25 cm क्यूब स्टैंडर्ड है, ये ज्यादातर यूज करेंगे। ठीक है, तो पिपेट में ना यहाँ ग्रेजुएशन होती हैं, और ये बहुत ज्यादा एक्यूरेटली जो आपके सोल्यूशन है उनको मेजर करता है वॉल्यूम इनका। ठीक है ना, तो अगर कहीं पे वॉल्यूम बहुत एक्यूरेटली मेजर करना है तो वहाँ पिपेट यूज करेंगे। इसको आप ऊपर से ऐसे रबर बांध को दबाते हो, जैसे ड्रॉपर खींचता है ना सोल्यूशन, इस तरह पिपेट भी खींचता है। अच्छा, फिर आपके पास थर्ड जो एपरेटस आपको चाहिए वो एक कॉनिकल फ्लास्क चाहिए। कॉनिकल फ्लास्क जिसमें हमने एनालाइट का सोल्यूशन रखना है ऑफ अननोन कॉन्सेंट्रेशन। और फोर्थ जो आपको चाहिए वो एक ब्यूरेट चाहिए। ठीक है, ब्यूरेट इस तरह की एक लंबी लॉन्ग नेक वाला पतला सा ट्यूब होता है, जिसके नीचे यहाँ टैप लगी होती है, उस पर भी आपके पास ग्रेजुएशन होती है। जो ब्यूरेट्स आप यूज करते हैं उनका मैक्सिमम वॉल्यूम 50 cm क्यूब तक का होता है। ठीक है, इसमें आप क्या लेते हो, अपना टाइटेंट लेते हो। इसमें ऊपर कॉनिकल फ्लास्क में एनालाइट, और ब्यूरेट जो है इसमें हम अपना टाइटेंट लेते हैं, जिसकी नॉन कॉन्सेंट्रेशन होती है, और हम देखना चाह रहे होते हैं उसका कितना वॉल्यूम खर्च होगा फॉर एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन। अब इस पूरे को असेंबल किस तरह करना है, तो हमने इसको असेंबल किस तरह करना है कि आपने ब्यूरेट में अपना सोल्यूशन ले लेना है, और कॉनिकल फ्लास्क में एनालाइट लेके इन दोनों को थ्रू अ स्टैंड आपने क्या करना है, इसको ब्यूरेट को अटैच कर लेना है, क्लैंप कर देना है। ठीक है, और फिर टैप खोलनी है एनालाइट का जो भी सोल्यूशन है उसमें थोड़े से ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर डाल के। ठीक है, उसके बाद आपने ऊपर से ब्यूरेट में जो भी सोल्यूशन है उसको टैप खोल के ड्रॉप वाइज इधर एडिशन करानी है इसके अंदर, जब तक कलर चेंज आ नहीं जाता। ठीक है, इससे पहले ये जो दो आपके पास सब्सटेंसेज हैं इनका काम होता है सॉल्यूशंस प्रिपेयर करना, और फिर इसमें से उठा के सॉल्यूशन को ट्रांसफर करना पिपेट का काम है। ठीक है, पिपेट का काम है सॉल्यूशन की ट्रांसफर में यूज होता है। जब आपने एक्यूरेट वॉल्यूम्स मेजर करने हो तो आप कभी भी मेजरिंग सिलेंडर नहीं यूज करते। ठीक है, जब आपने एक्यूरेट वॉल्यूम्स मेजर करने हो तो हम कभी भी वो मेजरिंग सिलेंडर्स नहीं यूज करते, क्योंकि मेजरिंग सिलेंडर्स एक्यूरेट वॉल्यूम मेजर नहीं करते, वो रफ एस्टिमेट मेजर करते हैं कि तकरीबन इतना हो गया। ठीक है, जबकि जो पिपेट है वो आपके पास बहुत ज्यादा एक्यूरेटली वॉल्यूम मेजर करता है, जहाँ वॉल्यूम मैटर करता है वहाँ पे पिपेट्स आप यूज करते हैं फॉर ट्रांसफर या मेजरिंग ऑफ वॉल्यूम। एक नोट आपने याद रखना है टाइट्रेशन में कि द ब्यूरेट शुड कंटेन कंटेन ऑपोजिट नेचर ऑफ सॉल्यूशन इन देम while while doing acid alkali titration। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर नीचे कॉनिकल फ्लास्क में एसिड पड़ा है तो ब्यूरेट में क्या होना चाहिए, एल्कली होनी चाहिए। ठीक है, ताकि ऑपोजिट नेचर वाले आपस में रिएक्शन करें। ऊपर से एसिड ही डाल दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे दोनों एसिड अगर हुए तो रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, हमने रिएक्शन कराने में बेसिकली। इसी तरह अगर नीचे एल्कली पड़ी है तो ऊपर से एसिड डाल दो, अगर नीचे एसिड है आपके अननोन कॉन्सेंट्रेशन वाला तो ऊपर से नॉन कॉन्सेंट्रेशन वाली एल्कली डाल दो उसमें। ठीक है, अब एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन किसको कहते हैं, एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन क्या होता है, तो एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन हम कहते हैं वो वाला पॉइंट टाइट्रेशन में जिसपे इंडिकेटर अपना कलर चेंज करेगा, और इंडिकेटर इसलिए कलर चेंज करेगा क्योंकि एसिड बेस की कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी उस टाइम पे। यानी जितना नीचे एसिड पड़ा था, जो हमें नहीं पता था कितना है, बेस आके उस पूरे के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगी। अब सोल्यूशन में ना एसिड रह गया ना बेस रहेगी, दोनों ने कंप्लीट रिएक्शन कर लिया, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया, तो इंडिकेटर कलर चेंज हो करता है। ठीक है ना, तो हमारे पास एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन पे बेसिकली क्या होता है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है। नीचे एसिड पड़ा तो ऊपर से एल्कली डाले थे, ये दोनों कंप्लीटली रिएक्शन कर चुके हैं और कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया, कलर चेंज आपको तब शो होगा। तो हम इसको कहते हैं जी इट मींस द पॉइंट, एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन मींस द पॉइंट इन टाइट्रेशन एट विच द सॉल्यूशन फ्रॉम द ब्यूरेट completely neutralizes the solution in the conical flask। ठीक है, एंड आप इधर लिख लें अपने पास कि कलर चेंज ऑफ इंडिकेटर मार्क्स दिस एंड पॉइंट। उससे हमें पता लगता है कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया है जब कलर चेंज आ जाता है इंडिकेटर में। इधर तक कोई बंदा कंफ्यूज तो नहीं हो रहा भाई, आज तो बिल्कुल ही खामोश बैठे हो सारे, सर। सही चल रहे हैं। जी जी सर, बेहतरीन। अच्छा, अब क्योंकि हमारे सिलेबस में ना हम आप हमेशा बोल रहे एक होते से, हैं, दिल नहीं चाहता इंटरप्ट करने का। अच्छा अच्छा अच्छा,
हमारे सिलेबस में ना सिर्फ एसिड और एल्कली वाली टाइट्रेशन है। इसका मतलब हम हमेशा एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का आपस में टाइट्रेशन करा रहे होंगे। तो मुझे बताओ, जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी तो जो रिजल्टिंग सोल्यूशन अब पड़ा हुआ है टाइट्रेशन फ्लास्क में या कॉनिकल फ्लास्क में, उसकी पीएच कितनी होगी जब उसमें कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगी? 7 होगी। पीएच 7 होगी। ठीक है, क्योंकि एसिड एल्कली वाली हम टाइट्रेशन हमेशा करते हैं। ठीक है, तो उसमें हमेशा जब भी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी, जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा, कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो हमारे पास सोल्यूशन जो है उसकी पीएच कितनी होगी? एक और बात आपने ये वाली याद रखनी है कि अच्छा जो सर, ये जो इंडिकेटर जी होता है ये जी कितने जी एक्यूरेट होते हैं? यार, इनकी एक रेंज होती है। इंडिकेटर्स भी ना आपके पास जो कलर चेंजेस करते हैं ना, वो ऑन द बेसिस ऑफ पीएच उनके स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, इस वजह से वो कलर चेंज शो करते हैं। ठीक है, तो उनके हर एक इंडिकेटर जो है डिफरेंट किस्म के, आप मिथाइल ऑरेंज है, फिनोल्फथालीन है, मिथाइलिन ब्लू है, बहुत ज्यादा इंडिकेटर्स हैं जिनकी ना एक डिफरेंट पीएच रेंजेस हैं जिसमें ये कलर चेंज शो करते हैं। तो जो पीएच रेंज हमारे लिए सूटेबल होती है ना, उस वाले इंडिकेटर को हम यूज कर लेते हैं। अगेन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस यानी एसिड और एल्कली वाली टाइट्रेशन में आप ज्यादातर फिनोल्फथालीन ही यूज करते हैं, क्योंकि ये क्लोज टू पीएच 7 आपको एक्यूरेसी की कंप्लीट वजह से या कलर चेंज की वजह से? एक्यूरेसी करें, क्योंकि ये क्लोज टू पीएच 7 अपना कलर चेंज करता है। ठीक है, सही। क्योंकि हमारी न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी ना पीएच 7 पे, तो वो फिनोल्फथालीन ऐसे इंडिकेटर है जो क्लोज टू पीएच 7 अपना कलर चेंज शो करता है। मुझे एक्यूरेट वैल्यू याद नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है 6 to 8 के दरमियान ना ये अपना कलर चेंज शो कर देता है। ठीक है ना, तो हमारे पास इंडिकेटर हमने इसलिए यूज करना है। अगर इंडिकेटर यूज नहीं करेंगे ना, तो हमें कलर चेंज नहीं आएगा, हमें पता नहीं लगेगा किस टाइम पे अंदर न्यूट्रलाइजेशन होगी, हमने क्या एक्स्ट्रा डाल दिया सोल्यूशन या हमने कम डाले सोल्यूशन, कितना डाले। ठीक है ना, तो हमें उसका वॉल्यूम बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके आगे हमने यूज करना है। तो एक नोट हम लिख रहे थे कि द पीएच वैल्यू ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन इन कॉनिकल फ्लास्क विल बी 7। एक न्यूट्रल पीएच होगी क्योंकि हमारे पास कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगी एसिड और बेस की। अब जो इंडिकेटर्स हमने यूज करने हैं, इंडिकेटर्स यूज्ड जो हमने एसिड बेस टाइट्रेशन में हम इंडिकेटर्स यूज करते हैं, उसमें से सबसे पहला आपने याद रखना है एक मिथाइल ऑरेंज है। एक मिथाइल ऑरेंज हमारे पास इंडिकेटर, और दूसरा जो इंडिकेटर है दैट इज फिनोल्फथालीन। ठीक है, तो हमारे पास एक दूसरा जो इंडिकेटर है दैट इज फिनोल्फथालीन इंडिकेटर। बट इनके बारे में आपने याद रखना है कि ये एसिडिक मीडियम में एक डिफरेंट कलर शो करते हैं और बेसिक मीडियम में एक डिफरेंट कलर शो करते हैं। ठीक है, तो हमने इसके लिए एक टेबल याद करना है कि ये जो इंडिकेटर्स हैं, ये जब अगर किसी बेस में पड़े हो तो इनका कलर क्या होता है, अगर किसी एसिड में पड़े हो तो इनका कलर क्या होता है, और अगर ये किसी न्यूट्रल सोल्यूशन में पड़े हो तो तब इनका कलर क्या होता है। क्योंकि एट द एंड तो जब टाइट्रेशन खत्म हो जाएगी, उस टाइम पे जो सोल्यूशन होगा उसकी तो पीएच 7 होगी, वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, और बिफोर टाइट्रेशन वो नीचे वाला सोल्यूशन जहां इंडिकेटर आपने ऐड किया था वो या बेस हो सकती है या एसिड हो सकता है। ठीक है, तो हमने ये भी देखना है कि इंडिकेटर कलर्स क्या शो करते हैं। तो आप अपने पास एक टेबल बना लो। इस टेबल में ना हम लिखेंगे अपने पास इंडिकेटर, इसके अलावा वो एसिडिक मीडियम में कैसी कलर शो करते हैं, न्यूट्रल में उसके साथ क्या होता है, और फिर बेसिक सोल्यूशन में वो क्या करते हैं। ठीक है, तो ये 3 मोड्स हैं जिसमें उसके कलर्स हमने देखने हैं कि क्या होंगे। इन्हीं 2 इंडिकेटर्स के लिए देखने हैं, बाकी कोई इंडिकेटर के लिए नहीं देखना। अच्छा, तो सबसे पहले आ जाते हैं मिथाइल ऑरेंज पे। ये जो मिथाइल ऑरेंज है इंडिकेटर, ये एसिडिक मीडियम में क्या होता है, रेड होता है। ठीक है, अगर आपके पास कॉनिकल फ्लास्क में एसिड था, उसमें आपने इंडिकेटर ऐड किया ना, तो ये रेड हो जाएगा। फिर जब अगर ये न्यूट्रल सोल्यूशन में पड़ा हो ना, तो इसका कलर रेड से ऑरेंज हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल टाइट्रेशन कर रहे थे, नीचे एसिड पड़ा हुआ था कॉनिकल फ्लास्क में, आपने उसमें मिथाइल ऑरेंज ऐड किया फॉर इंडिकेटर। ठीक है, अब आपके पास एक रेड सोल्यूशन होगा नीचे, आप टाइट्रेशन करा रहे होंगे, जैसे ही ये रेड कलर से ऑरेंज कलर पे आएगा, आपको क्या पता लग जाएगा कि अंदर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगी, आपने टाइट्रेशन रोक देनी है, यानी कलर चेंज आ गया। ठीक है, बट अगर नीचे बेस पड़ी होती तो इसका कलर जो है ऑरेंज ना होता है, इसका कलर होता है येलो। रॉय से याद रखना है, एम रॉय से। ठीक है, मोहम्मद रॉय, आपने याद रखना है कि मिथाइल ऑरेंज के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, और एसिड न्यूट्रल बेसिक ऑर्डर याद रखना, ऑर्डर भी थोड़ा मिक्स हो जाता है, एसिड न्यूट्रल बेसिक। जैसे पीएच का स्केल अरेंज होता है ना एसिड न्यूट्रल बेसिक की तरफ, इसी तरह इनको भी हम कलर्स को भी उसी तरह लिख रहे हैं। अब इसमें फर्क क्या होगा? फर्क ये होगा कि अगर मेरे पास नीचे कॉनिकल फ्लास्क में एसिड था, तो मैंने इंडिकेटर किस में ऐड करना होता है, कॉनिकल फ्लास्क में। ठीक है, इंडिकेटर मैंने ऐड करना है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर कॉनिकल फ्लास्क में जो सोल्यूशन पड़ा है उसके अंदर, यानी एनालाइट के सोल्यूशन में जिसकी कॉन्सेंट्रेशन अननोन है। इसमें मैंने थोड़ा सा मिथाइल ऑरेंज ऐड किया। ठीक है, ये मेरे पास फर्ज करोगे अभी एसिड है, तो ऊपर से क्या ऐड करूंगा मैं, ब्यूरेट से बेस ऐड कर रहा हूँ। बट इस टाइम पे सोल्यूशन का कलर क्या होगा, रेड होगा। एक रेडिश सोल्यूशन होगा आपके पास, एक रेड सोल्यूशन है नीचे। ठीक है, जैसे इंडिकेटर डाला वो रेड कलर ले लेगा, क्योंकि जो आपके पास मिथाइल ऑरेंज है वो एसिड में रेड कलर शो करते हैं। अब आप टाइट्रेशन शुरू कर रहे हैं, अब आप टाइट्रेशन शुरू करते हैं और आप एडिशन करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, एक टाइम आता है ये कलर रेड के बजाय क्या हो जाता है,
ये कलर चेंज आता है आपके पास, और जैसे ही ये ऑरेंज हो जाता है आप उसी टाइम टैप क्या कर देते हो, बंद कर देते हो कि भाई अब हमारे पास अंदर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया, सोल्यूशन न्यूट्रल हो गया, कलर चेंज आ गया। बट अगर इसके बाद भी आप नहीं रुकते, आप एक्स्ट्रा बेस ऊपर से डाल देते हैं, क्योंकि नीचे एसिड तो पूरा रिएक्ट कर गया था जब कलर चेंज आया, खत्म हो गया एसिड, अब नीचे नहीं पड़ा हुआ। तो आप जब ऊपर से एक्स्ट्रा बेस ऐड करते हैं तो सोल्यूशन नीचे जो पड़ा है वो बेसिक हो जाता है नीचे में। ठीक है, तो वो एक बेसिक सोल्यूशन बन जाएगा, उसका कलर इंस्टेड ऑफ ऑरेंज वो येलो की तरफ जाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए इंडिकेटर में किस टाइम पे क्या कलर चेंजेस शो करने हैं। इसी तरह अगर नीचे एसिड ना होता है, इनिशियली आपने नीचे एक बेस ली होती, तो आप ऊपर से क्या ऐड करते, नीचे अगर बेस है तो ऊपर से आप ऐड करते एसिड, ऑपोजिट नेचर वाला ब्यूरेट ऐड करना है। तो आप नीचे बेस थी तो इनिशियली कलर मिथाइल ऑरेंज के फ्यू इंडिकेटर के ड्रॉप्स ऐड करने के बाद येलो होता, और जब आप ऊपर से एसिड ऐड करते जाते जैसे ही न्यूट्रलाइजेशन हो जाती ये येलो के बाद किस में चला जाता, ऑरेंज में, कलर चेंज आपको नजर आता कि भाई आप टाइट्रेशन रोक दो, ऊपर से और एसिड ऐड ना करो, इनिशियल फाइनल वॉल्यूम की रीडिंग्स नोट डाउन कर लो। ठीक है ना। इसी तरह जो दूसरा हमारा इंडिकेटर फिनोफ्थिलीन, इसके लिए मिथाइल ऑरेंज के लिए एम रॉय याद रखना बस, और जो फिनोफ्थिलीन है ना इसके लिए आपने पीसी सीपी याद रखना। फिनोफ्थिलीन के लिए पी के लिए यानी इधर एम रॉय याद रखो ऊपर वाले को, और नीचे वाले को आपने याद रखना है पीसी और सीपी। अब आपने पीसी और सीपी का क्या मतलब है कि फिनोफ्थिलीन जो है ये एसिडिक में कैसा होता है, कलरलेस। अगर आप इसको एसिड में डालोगे ना फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर को तो कलरलेस रहेगा। इसी तरह न्यूट्रल सोल्यूशन में भी ये क्या होता है, कलरलेस होता है, जबकि बेसिक सोल्यूशन में आपके पास ये आ जाता है पर्पल में। ठीक है, पिंक या पर्पल। बट आप पर्पल की हद तक नहीं जाते, जैसे थोड़ा सा लाइट शेड ऑफ पिंक आ जाए ना आप रुक जाते हैं, क्योंकि टाइट्रेशन उधर कंप्लीट हो गई होती है। आप बहुत ज्यादा डाल दो ऊपर से, फिर बेस एक्स्ट्रा डाल दो, तो फिर इसका कलर जो है वो पर्पल की तरफ जाना शुरू कर देता है। ठीक है, एक्यूरेट टाइट्रेशन के लिए जैसे लाइट पिंक सा कलर आ जाएगा ना नीचे, कलरलेस से लाइट सा पिंक आना शुरू होगा, तो हमें पता लग जाएगा टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया, कलर चेंज आ गया। ठीक है, तो इसके लिए आपने पीसीसीपी याद रखना है। एसिडिक मीडियम अगर नीचे है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल अब नीचे मेरे पास थी, अगर इधर मैं बनाता हूँ, अब मेरे पास नीचे था जी शुरू में बेस फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मैंने इधर बेस का सोल्यूशन लिया, अननोन कॉन्सेंट्रेशन है, मुझे नहीं पता कॉन्सेंट्रेशन क्या है, उसमें मैंने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर ऐड किए, और ये इंडिकेटर मैंने फिनोफ्थिलीन यूज किया इस दफा। तो जैसे ही फिनोफ्थिलीन बेस में जाएगा उसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक, क्योंकि बेस में वो पिंक कलर का होता है। ठीक है, तो ये आपके पास इधर एक पिंक कलर का सोल्यूशन पड़ा होगा। अब इसमें कलर चेंज क्या आएगा, आप ऊपर से जब एसिड ऐड करेंगे, जैसे ही कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुई है और नीचे वाला सोल्यूशन अब न्यूट्रल हो गया नेचर में, अब एक यहाँ पे आपके पास न्यूट्रल हो गया सोल्यूशन, जैसे न्यूट्रल सोल्यूशन है तो फिनोफ्थिलीन अपना न्यूट्रल सोल्यूशन में कलर क्या कर देता है, कलरलेस। तो आपके पास यहाँ पे पिंक टू कलरलेस कलर चेंज आ रहा होगा, या आपका नीचे वाला सोल्यूशन पिंक से कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमने इसमें ऐड किया होता नीचे एसिड, नीचे एसिड पड़ा होता और बेस ऊपर से ऐड कर रहे होते, और नीचे एसिड होता, तो एसिड में फिनोल्फिनीन जाते ही कैसा कलर शो करता, कलरलेस, यानी नीचे एक कलरलेस सोल्यूशन होता, आप ऊपर से बेस ऐड कर रहे होते, कलर चेंज कब आएगा। एग्जाम्पल टाइट्रेशन पे आते हैं, ये हमारे पास वही एसिड बेस टाइट्रेशन है। ठीक है, तो हमारे पास इसमें हमने क्या किया है, हमने एक ब्यूरेट लिया है जिसमें हमारे पास एक अल्कलाइन सोल्यूशन है, तो ब्यूरेट फिल्ड विद अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ नोन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इसके ब्यूरेट में जो भी सोल्यूशन होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन पता होती है, ऑफ नोन कॉन्सेंट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इसमें NaOH है, एग्जाम्पल NaOH जिसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0 पॉइंट या 1 मोल पर डीएम क्यूब कर लेते हैं, NaOH ऑफ 1 मोल पर डीएम क्यूब, NaOH ऑफ 1 मोल पर डीएम क्यूब कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन उसको आपको पता है। अब आप इसकी टाइट्रेशन करना चाह रहे हैं अगेंस्ट एक और सोल्यूशन जो कि ऑपोजिट इन नेचर था नीचे वाला। ठीक है, उसमें आपके पास 25 cm³ वॉल्यूम पड़ा हुआ है ऑफ HCl फॉर एग्जाम्पल एसिड। ठीक है, जो कि एग्जाम्पल हो सकते हैं हमारे पास HCl एक्वस। ठीक है, ऑफ अननोन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो हमारे पास एसिड अंदर नीचे पड़ा हुआ है ऑफ अननोन कॉन्सेंट्रेशन, उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें नहीं पता, बट हमें ये पता हमने उस सोल्यूशन का कितना वॉल्यूम नीचे रखा हुआ है। और ये हमारी आगे कॉनिकल फ्लास्क, जो ब्यूरेट में आप चीज लोगे उसकी कॉन्सेंट्रेशन नोन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइट्रेंट। इस टाइम पे NaOH जिसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है, अल्कलाइन सोल्यूशन जो है ये हमारा टाइट्रेंट है, ये जो NaOH वाला सोल्यूशन है जो ब्यूरेट में लिया है, और जो आपके पास नीचे सोल्यूशन पड़ा हुआ है ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, अपना एनालाइट, इसका एनालिसिस हो रहा है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी है यहाँ पे। इसी एनालाइट के सोल्यूशन में आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर भी ऐड करते हैं ताकि कलर चेंज से हमें टाइट्रेशन का एंड पॉइंट पता चले। अब जरा प्रोसीजर लिखते हैं क्या होगा। तो पहला सबसे पहले आपने क्या करना है, टेक 25 cm³ ऑफ एसिड सोल्यूशन इन ए कॉनिकल फ्लास्क, इसको टाइट्रेशन फ्लास्क का भी नाम देते हैं, इन ए कॉनिकल फ्लास्क। ठीक है, 25 cm³ ले लिया। फिर उसके बाद सेकंड काम है कि आपने ब्यूरेट को फिल करना है ऑपोजिट नेचर वाले सोल्यूशन से जो कि बेस होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास हम कहेंगे जी फिल अप द ब्यूरेट, अप द ब्यूरेट, फिल अप द ब्यूरेट विद एन अल्कलाइन सोल्यूशन।
ऑफ नोन कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, टेक 25 cm cube of acid solution of unknown concentration, ये साथ मेंशन कर लेते हैं, of unknown concentration and conical flask, fill up the burette with an alkaline solution of known concentration। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारा कॉनिकल फ्लास्क है उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर, ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिथाइल ऑरेंज, फॉर एग्जाम्पल हम मिथाइल ऑरेंज यूज करें, इंडिकेटर टू टाइट्रेशन फ्लास्क, इंडिकेटर टू टाइट्रेशन या कॉनिकल फ्लास्क। फिर फोर, अभी जो टैप ओपन करके जब सोल्यूशन नीचे ऐड करोगे ना तो उसको हम बोलते हैं रनिंग। ठीक है, एक टर्म है रनिंग, के सोल्यूशन रन करना है इसमें। ठीक है, यानी ऊपर से जब ऐड करो ना ब्यूरेट से सोल्यूशन ड्रॉप वाइज, उसको बोलते हैं रनिंग ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, तो हम उसे बोलेंगे रन डाउन द सोल्यूशन। अब ये इंडिकेटर ऐड करने के बाद अब ड्रॉप वाइज आपने रन डाउन द सोल्यूशन फ्रॉम ब्यूरेट टू टाइट्रेशन फ्लास्क ड्रॉप वाइज। ठीक है, until a color change is seen, जब तक कलर चेंज नहीं आता आप ड्रॉप वाइज एडिशन करते रहेंगे ब्यूरेट से। ठीक है, until a color change is seen, this color change marks the end point of titration and indicates that complete neutralization has occurred। अब एट द एंड सिर्फ क्या करना है, कि ब्यूरेट में जो इनिशियल वॉल्यूम था और फाइनल वॉल्यूम था उसकी आपने डिफरेंस ले लेनी है कि कितना वॉल्यूम खर्च हुआ। ठीक है, नाउ रिकॉर्ड द वॉल्यूम ऑफ, तो लास्ट हमारा जो पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट है, नाउ रिकॉर्ड द फाइनल वॉल्यूम ऑफ solution inside the burette, and then find the difference between the initial and final volume, and then find the difference between the initial and final volume to find out the required volume या used volume for titration। इसको रिक्वायर्ड वॉल्यूम बोलते हैं, वॉल्यूम यूज्ड वॉल्यूम भी बोलते हैं, एडेड वॉल्यूम भी बोलते हैं, वॉल्यूम एडेड। ठीक है, तो इसके तीन चार नाम हैं। अब ये जब आपके पास आ जाएगा तो सारी कैलकुलेशन इसके बाद करनी है, तो थ्योरेटिकली ये सारी बातें हैं। अब इसके बाद सिर्फ क्वेश्चन रह जाते हैं कि क्वेश्चन हमने उसमें करना क्या है, किस तरीके से इसके सवाल पूछे जाते हैं और आपने सवाल करने किस तरीके से। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तुम्हारे पास ये टोटल क्लियर है प्रोसेस है, सर। जिसमें आपने सबसे पहले अपना जो अननोन कॉन्सेंट्रेशन वाला सोल्यूशन है उसको कॉनिकल फ्लास्क में लेना है। ठीक है, उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर डालने हैं। अब ऑपोजिट नेचर वाला सोल्यूशन लेंगे ऑफ नोन कॉन्सेंट्रेशन, वो ब्यूरेट में रखेंगे, ब्यूरेट को टॉप तक फिलअप करेंगे। ठीक है, 50 cm क्यूब मार्क तक उसको फिलअप करोगे टॉप तक, उसका टोटल वॉल्यूम 50 cm क्यूब उसमें भर सकते हैं। वो भरने के बाद इंडिकेटर आपने ऐड किया हुआ था, अब आपने ड्रॉप वाइज उसको रन करना है सोल्यूशन में जब तक कलर चेंज नहीं आ जाता। जब कलर चेंज आ गया इसका मतलब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया और टाइट्रेशन खत्म हो गया। अब आपने देखना है ब्यूरेट में फाइनली कितना वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बच गया। ठीक है, तो इनिशियली उसमें 50 cm क्यूब ऑफ सोल्यूशन पड़ा हुआ था, फाइनली उसमें फॉर एग्जांपल 25 cm क्यूब ऑफ सोल्यूशन रह गए। तो आप इन दोनों का डिफरेंस ले लें तो 25 ऑफ cm क्यूब ऑफ सोल्यूशन है जो वॉल्यूम यूज हुआ। ठीक है, या ये जो वॉल्यूम आपने नीचे ऐड किया या जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम था टू ब्रिंग अबाउट द कलर चेंज यानी एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन। ठीक है, तो ये वॉल्यूम जो है जो ब्यूरेट के सोल्यूशन का है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसको फर्दर आपने क्या करना है, विद अलॉन्ग विद कॉन्सेंट्रेशन, इस वॉल्यूम को यूज करते हुए आप मोल्स निकालेंगे कि आपने ब्यूरेट में जो NaOH का सोल्यूशन था उसके कितने मोल्स यूज किए। उस मोल्स के थ्रू फाइंड करेंगे कि फिर नीचे कितना HCl पड़ा होना चाहिए टू रिएक्ट विद दोज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द NaOH। ठीक है, तो आगे हम जरा कल, तो लास्ट क्लास में हम टाइट्रेशन कर रहे थे। ठीक है, तो थोड़ा रिवाइज करते हैं टाइट्रेशन में आपने करना क्या है। टाइट्रेशन में हमारे पास बेसिकली मेन फंक्शन क्या है कि किसी भी अननोन कॉन्सेंट्रेशन वाले सोल्यूशन की, अननोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन जो है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम फाइंड आउट करेंगे यूजिंग एक ऐसा सोल्यूशन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन नोन होती है, यूजिंग अनदर सोल्यूशन ऑफ अननोन कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी ऑफ नोन कॉन्सेंट्रेशन, ऑफ नोन कॉन्सेंट्रेशन। और हमारे पास जो टाइट्रेशन हमने करनी है वो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन ही है। ठीक है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। अब मैंने कहा था जो सोल्यूशन जिसकी हमने कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी है उसको हम टाइट्रेशन के एक्सपेरिमेंट में किसमें लेते हैं, कॉनिकल फ्लास्क में या ब्यूरेट में। हाँ जी, जिस सोल्यूशन की अननोन कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम किसमें लेते हैं अपनी, कॉनिकल कॉनिकल फ्लास्क में। फ्लास्क। ठीक है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको अननोन है और इसको हम क्या बोलते होते हैं, अपना एनालाइट टूल बोलते हैं।
ठीक है, एनालाइट सोल्यूशन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, अननोन है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में ये HCl का सोल्यूशन है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन मैं फाइंड करना चाहता हूँ, तो ऊपर से आपने एक ऐसा सोल्यूशन डालना है, आप ऊपर से एक ऐसा सोल्यूशन डालेंगे जिसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, नोन होगी। ठीक है, तो हम इधर ऊपर से जो सोल्यूशन डालेंगे दैट विल बी सोल्यूशन ऑफ नोन कॉन्सेंट्रेशन। इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें पता होगी क्या है, और वो फॉर एग्जाम्पल, और इसको हम और क्या बोलते हैं, टाइट्रेंट बोलते हैं। ठीक है, इसका जो टर्म है जो इसके लिए यूज होती है उसको टाइट्रेंट बोलते हैं। अब ये यहाँ पे हमने जो सोल्यूशन यूज किया, एक तो उसको ऑपोजिट इन नेचर होना चाहिए। ठीक है, यानी HCl है तो उसके साथ कोई बेस ऊपर से यूज करेंगे ऑपोजिट इन नेचर हो, ताकि रिएक्शन करे। और दूसरा इसकी कॉन्सेंट्रेशन पता होनी चाहिए, तो फॉर एग्जाम्पल जो आपने इधर बेस यूज किया उसकी कॉन्सेंट्रेशन इज 1 mol/dm³। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन नोन है आपको कि सोल्यूशन की क्या है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, बिफोर स्टार्टिंग टाइट्रेशन आपने अपने एनालाइट के सोल्यूशन में फ्यू ड्रॉप्स किसके डालने होते हैं, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर डालने हैं। इंडिकेटर का क्या काम होगा कि इसका इनिशियली एक कलर होगा, जैसे ही कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है, NaOH ऐड करते करते जैसे ही कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी यानी टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, तो ये उसी टाइम पे आपको क्या शो करेगा, एक कलर चेंज। वो कलर चेंज मार्क करेगा कि टाइट्रेशन खत्म हो गई है। अब आपने इधर से टैप बंद कर देनी है और क्या रीड कर लेना अपना फाइनल वॉल्यूम। तो फर्स्ट करो, ये मेरा इनिशियल वॉल्यूम था ऑफ NaOH और ये मेरा फाइनल वॉल्यूम है आफ्टर एडिशन। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनिशियल माइनस फाइनल, मेरे पास ये जो वॉल्यूम है जो मैंने ऐड किया नीचे, जो डिफरेंस आ रहा है, ये हमारा रिक्वायर्ड वॉल्यूम होगा, रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट या NaOH। ठीक है, हमारा मेन मकसद है इसको निकालना, जितना एक्यूरेटली निकाल सकते हैं उतना एक्यूरेटली इसको निकालना हमारा मकसद है। जब ये आ जाएगा तो फिर उसके बाद हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हमने इस तरीके से क्या करनी है, अपनी टाइट्रेशन जो है उसको कंप्लीट करना है। अब इसके सवाल पे जाने से पहले ना एक और आपका टॉपिक है विच इज ऑफ, टॉपिक का नाम है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स। आप लोगों को याद होगा कि सॉल्ट हम किसको बोलते हैं केमिस्ट्री में, हाँ जी, आयनिक कंपाउंड को। आयनिक कंपाउंड्स का एक जनरल नाम है, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, बेसिकली सॉल्ट की प्रिपरेशन करनी है। अब ये सॉल्ट की प्रिपरेशन है किसी केमिकल एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल रिएक्शंस हो सकते हैं, यानी एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री का एक चैप्टर होगा, उसमें प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स पढ़ेंगे। इसी तरह जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयंस पढ़ा है उसमें भी होता है, सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयंस वाले जो चैप्टर है उसमें भी सॉल्ट फॉर्मेशन है बेसिकली। ठीक है, आप एक और रिएजेंट डालते हैं और उसका प्रेसिपिटेट बनता है नहीं बनता, वो सॉल्ट बन जाता है वहाँ पे। और फिर एक और तरीका है टाइट्रेशन का, कि टाइट्रेशन के थ्रू भी हम सॉल्ट फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो वो आपसे बोलता है कि एक FAQ है उसके थ्रू जरा समझते हैं इसको। आपसे कहते हैं जी प्रिपेयर अ प्योर ड्राई सैंपल, प्योर ड्राई सैंपल ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ऑफ सिल्वर क्लोराइड। अब आप लोग याद होगा किसी भी सॉल्ट में, सिल्वर क्लोराइड इज AgCl, किसी भी सॉल्ट को बनाने के लिए उसके पेरेंट रिएजेंट्स फाइंड करना हमने सीखा हुआ। ठीक है, हम कहते थे कि ये सॉल्ट जो फॉर्मेशन आपने की है ये थ्रू अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपने किया है, ठीक है, अगर हम इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से करें तो ये जो कैटाइन है इसमें Ag1+, और ये जो एन है इसमें Cl नेगेटिव, ये जो जो पेरेंट रिएजेंट्स होंगे वो कौन कौन होंगे, कि कैटाइन जो है वो बेस से आता है, यानी AgOH होल ट्वाइस, सॉरी AgOH, कैटाइन जो है हमारा वो एक बेस से आता है, और जो हमारा एनाइन है वो हमारा एक एसिड से आता है, और एसिड कौन है जिसमें ये एनाइन हो, तो हमारे पास HCl है। ठीक है, यानी ये दो चीजें, ये दो सोल्यूशन होंगे जिनका अगर हम आपस में रिएक्शन करा दें तो हमारे पास रिजल्टिंग जो सॉल्ट बनेगा वो कौन होगा, AgCl होगा। ठीक है, अब आपने ये भी चीज याद रखनी है कि ये जो सॉल्ट है क्या ये एक सॉल्युबल सॉल्ट है या इनसॉल्युबल सॉल्ट है, AgCl। ठीक है, तो आपने ये बात कहाँ से हमें पता लगी कि सॉल्युबिलिटी रूल से, हमने सीखा है क्लोराइड का रूल कि ऑल क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर ऑल पीपल हैव कार्स, जिसमें ये हमारे पास है Ag, Ag का अगर क्लोराइड हो, Pb का अगर क्लोराइड हो, Pb2+ का, हैव इज मर्करी 2+ का क्लोराइड हो, एंड कार्स इज कॉपर 1+ का क्लोराइड हो। ये जो क्लोराइड्स हैं यानी AgCl, PbCl2, HgCl2 एंड CuCl, ये ऐसे क्लोराइड्स हैं जो पानी में इनसॉल्युबल होते हैं। इसके अलावा जितने क्लोराइड्स हैं वो सॉल्युबल होते हैं, तो ये हमारे पास एक इनसॉल्युबल सॉलिड हो गया, ये सॉल्ट, ये पानी में डिजॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये इनसॉल्युबल सॉलिड बनाने के लिए आपको क्या यूज करना है, आपने दो सोल्यूशन यूज करने हैं जिनको हम आपस में मिक्स करें तो हम क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन बना सकते हैं, AgCl बना सकते हैं। तो एक नोट याद रखना है कि आप बेशक एक सॉल्युबल सॉल्ट बना रहे हो या इनसॉल्युबल सॉल्ट बना रहे हो, हमेशा हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशंस। ठीक है, हमने एक्वस सॉल्यूशन से ही हमेशा स्टार्ट लेना है। तो हम अपने पास एक नोट लिख लेते हैं कि वेदर वी आर प्रिपेयरिंग, वी आर प्रिपेयरिंग सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, और इनसॉल्युबल सॉल्ट्स, द स्टार्टिंग रिएजेंट्स, द स्टार्टिंग रिएजेंट्स मस्ट बी एक्वस सॉल्यूशंस। ठीक है, तो जो दो स्टार्टिंग रिएजेंट्स आप यूज कर रहे हो उनके एक्वस सॉल्यूशन यूज करने हैं, यानी वो सॉल्युबल होने चाहिए। उसके बाद वो जो भी सॉल्ट बना रहे हैं वो सॉल्युबल हो ना हो उससे हमारे को मसला नहीं। क्लियर है इतनी बात।
वही जवाब नहीं देते यार, बड़ी अजीब लोग। सर। जी सर क्लियर। तो हम जरा लिखते हैं अपने पास प्रोसीजर क्या होगा हमारा। चलो थोड़ा रफली लिख रहे हैं, वैसे तो एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री में हम सीखा करेंगे कि अगर आपने कहीं पे सॉल्ट बनाना है, उसको बनाने के बाद सेपरेट आउट किस तरह करना है, अगर इनसॉल्युबल सॉल्ट है, अगर सॉल्युबल सॉल्ट है उसकी सेपरेशन किस तरह करनी है, तो हम देखेंगे जब एक्सपेरिमेंटल में जाएंगे। लेकिन अभी के लिए बेशक ये थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए याद करिए। तो हमने कहा हम दो सोल्यूशन यूज़ करेंगे, AgOH का और HCl का सोल्यूशन जो है हम दोनों को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे स्टार्टिंग रिएजेंट्स हैं। ठीक है, और दोनों एक्वस सोल्यूशन है। तो हम अपने पास प्रोसीजर लिखते हैं। स्टेप वन जो मेरा होगा, मैंने इन दोनों एक्वस सॉल्यूशंस को, जो कि AgOH का है और HCl का है, इन दोनों को क्या करना है, पहले आपस में मिक्स करना है। जब ये आपस में मिक्स होंगे तो एक दूसरे से क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। और रिएक्शन जब होगा आपके पास, तो हम पहले लिख लेते हैं मिक्स बोथ द aqueous solutions, both the aqueous solutions of AgOH and HCl। फिर हमारे पास रिएक्शन विल टेक प्लेस। और अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो आप उसको लिख के दिखाएं कौन सा रिएक्शन हो रहा है। तो मुझे बताओ कि AgOH और HCl के बीच में जो रिएक्शन है कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। हमारे पास क्या बनेगा, AgCl सॉल्ट बनेगा और साथ क्या बनेगा, वाटर फॉर्म होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये एक्वस HCl एक्वस का रिएक्शन होगा, इसके साथ AgCl जो है ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, तो ये सॉलिड होगा और वाटर इज लिक्विड। ठीक है, तो हम इसे बताएंगे कि AgCl इस तरह फॉर्म हो रहा है, रिएक्शन क्या होगा। अब आपके पास एक इनसॉल्युबल सॉलिड है जो कि एक सोल्यूशन में पड़ा हुआ। ठीक है, तो इसके लिए टेक्निक जो यूज होती है ना सेपरेशन की, वो क्या होती है हमारे पास, हम फिल्ट्रेशन यूज करते हैं। ठीक है, कभी कोई इनसॉल्युबल सॉलिड हो पानी के अंदर, तो उसको सेपरेट आउट करने के लिए आप उस पूरे सोल्यूशन को किससे गुजारते हैं, फिल्टर मीडियम से गुजारते हैं, ताकि जो आपका सॉलिड है वो ऊपर फिल्टर पेपर पे कलेक्ट हो जाए और बाकी सोल्यूशन पास थ्रू कर जाए। तो आगे हम उसे बताएंगे कि जी थर्ड स्टेप में हम फिल्टर द रिजल्टिंग सोल्यूशन, filter the resulting solution. नंबर 4 में AgCl will be collected as रेजिड्यू। ये रेजिड्यू हम उस चीज़ को कहते हैं जो ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन आपके पास आफ्टर फिल्ट्रेशन फिल्टर पेपर पे रह जाए। ठीक है, तो वो AgCl क्योंकि सॉलिड था वो पास थ्रू नहीं कर पाएगा, तो एज रेजिड्यू आपके पास ऑन फिल्टर पेपर हमें मिल जाएगा, कलेक्टेड एज रेजिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर। अब क्योंकि अभी इनिशियली ये सोल्यूशन में से निकला है भाई, तो ये थोड़े से गीले क्रिस्टल्स होंगे। आपको इसको क्या करना है, आपको इसको एक बार वाटर से वॉश करके उसके बाद इसको क्या कर लेना है, ड्राई कर लेना है। ठीक है, तो हमारे पास फिफ्थ है कि वॉश विद वाटर टू रिमूव इम्प्योरिटीज, टू रिमूव इम्प्योरिटीज। और लास्ट हमने क्या करना है, ड्राई AgCl बिटवीन पैड्स, बिटवीन पैड्स ऑफ फिल्टर पेपर, या पैड्स के दरमियान रख के उसको ड्राई कर लें, और इन एन ओवन, या ओवन में उसको ड्राई कर लें। ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, हॉट एयर मारेंगे उस पर, ताकि वो जो वाटर थोड़ा सा कंटेंट है उसमें से वो क्या कर जाए, इवेपोरेट कर, जो ड्राई क्रिस्टल हमारे पास प्योर AgCl का मिल जाएंगे। तो शुरू में हमने उसका क्रिस्टल बनवाया। ठीक है, वो क्रिस्टल वाटर के अंदर मौजूद था इनसॉल्युबल फॉर्म में, हमने उसको फिल्टर आउट किया, रेजिड्यू के तौर पर कलेक्ट किया फिल्टर पेपर पे। फिर उसके बाद से ना आपने उसको वॉश करना और फिर ड्राई कर लेना, कलेक्ट कर लेना अपने पास। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये वाला टॉपिक है कि प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट में आपने इसको बेसिकली किस तरह सॉल्ट की प्रिपरेशन करके देनी। बाकी हम एक्सपेरिमेंटल में देखेंगे कि फर्ज करो यहाँ पे एक ऐसा सॉल्ट बनता जो आपके पास सॉल्युबल होता, AgCl फॉर एग्जाम्पल अगर एक्वस होता ना, तो आप जितनी मर्जी फिल्ट्रेशन कर ले AgCl कलेक्ट ही ना होता। ठीक है, तो आपको एक डिफरेंट तरीका लगाना पड़ता है जब आपके पास ऐसा कोई सॉल्ट आ जाए जो कि एक्वस है, उसके लिए हम फिर क्रिस्टलाइजेशन यूज करते हैं। ठीक है, ये सारी टेक्निक्स जो है हम ये पढ़ेंगे जब हम एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, अब कमिंग बैक टू टाइट्रेशन। टाइट्रेशन और मोल्स के ना अब हमने देखने हैं कुछ सवाल, तो थोड़ा सा जल्दी से अपने दिमाग में ले आओ कि मोल्स में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया है मोल्स में, एक मोल्स का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा MR कैसे निकालते हैं, AR कब यूज करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या है, स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस क्या होती है, बस सारा मोल्स हो जाएगा। और टाइट्रेशन में क्या याद रखना है, टाइट्रेशन में एक कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला याद रखना है और स्टोशियोमेट्री याद रखनी है, बस ये दो चीज़ें जो टाइट्रेशन में अप्लाई होती है। ठीक है, तो हम जरा जल्दी से एक सवाल निकालते हैं।